हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने बोहर मॉडल इंट्रोड्यूस किया था और बोहर मॉडल के बाद हमने स्पेक्ट्रल लाइंस की बात की थी कि जो लाइंस एमिट हो रही है, जो स्पेक्ट्रम में हमें लाइंस दिखती है, उनको हमने कैटेगराइज किया था लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पार्सन सीरीज, और इनकी वेवलेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं वो भी हमने देखा था। राइट, देन उसी में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर लेवल में है और वो लोअर लेवल में जंप कर रहा है तो कितनी लाइंस एमिट करेगा। फर्स्ट थिंग यहां पर मैं क्लियर कर दूं कि जब भी हम इस तरह की बात करते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर लेवल में है और वो लोअर लेवल में जंप कर रहा है, यानी फोटॉन्स एमिट कर रहा होगा, और हम उस फोटॉन्स के कारण, फोटॉन्स मतलब रेडिएशन है, कोई डिफरेंस नहीं है, उन रेडिएशंस को हम प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं और उससे हमें स्पेक्ट्रल लाइंस दिखती है। तो जितने डिफरेंट टाइप ऑफ फोटॉन्स होंगे उतनी डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस हमें दिखेगी। लेकिन यहां पर जब भी हम स्पेक्ट्रम लेते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, कंटेनर में कोई एक या दो एटम्स नहीं होता है, कंटेनर में बहुत सारे एटम्स होते हैं, बहुत सारे एटम्स होते हैं। लेट्स से इलेक्ट्रॉन n = 5 में है तो उनमें से कुछ एटम्स में इलेक्ट्रॉन 5 से 2 में जंप कर जाएगा, कुछ में 5 से 3 पे करेगा, कुछ में फिर 3 से फिर 1 में आ जाएगा, किसी में 3 से 2 में आएगा। तो इस तरह से बहुत सारे रेडिएशंस निकलते हैं। तो जब भी मैं ये बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन किसी हायर लेवल में है तो एक एटम की बात नहीं हो रही है। आप स्पेक्ट्रम की जब भी बात करोगे वहां पर बहुत सारे एटम्स होंगे, बिलियन से भी ज्यादा, बिलियंस, ट्रिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, उससे भी ज्यादा, क्योंकि अगर 1 ग्राम सब्सटेंस भी है तो नंबर ऑफ एटम्स तो बहुत सारे हो जाते हैं। तो कितनी लाइंस हमें दिखेगी, तो उसके लिए हमें देखना होगा। एक तो काउंटिंग करके आप बता सकते हो कि कितनी लाइंस हमें दिख सकती है, लेकिन काउंटिंग करके हर बार बताना कैलकुलेशन होगी, तो उसका क्या तरीका और हो सकता है वो हम देखते हैं यहाँ पर कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे जिनको PNC आता है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उनके लिए तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जिनको PNC आता है NC2 विल बी द आंसर। लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए मैं बता देता हूं कैसे करना है। लेट्स से इलेक्ट्रॉन किसी लेवल में है, हायर लेवल में, nth लेवल में, जैसे राइट नाउ तो दिख रहा है ये ग्राउंड लेवल, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, सॉरी ग्राउंड, ये फर्स्ट n = 1 है ग्राउंड का, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, राइट। 1 2 3 4 और 5। राइट नाउ अगर हम देखें यहां पर तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी 5th लेवल में है तो ग्राउंड लेवल में वो कहां से आ सकता है, 5th से डायरेक्ट आ सकता है, 5th से पहले 4 में आ जाए, फिर 4 से ग्राउंड पे भी आ सकता है, तो इसका मतलब फिर 3 से भी आ सकता है और 2 से भी आ सकता है। यानी इलेक्ट्रॉन अगर 5th में है तो 5th से भी आ सकता है, 4 से भी आ सकता है, 3 से भी आ सकता है, 2 से भी आ सकता है। मतलब 1 में अगर आना है तो उसके ऊपर किसी भी लेवल से वो 1 में आ सकता है। तो लाइमन सीरीज में कितने रेडिएशंस होंगे, ये सारे लाइमन सीरीज में। अगर इलेक्ट्रॉन 5 में है तो लाइमन सीरीज के कितने रेडिएशंस होंगे, 4। तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी nth लेवल में है तो लाइमन सीरीज के कितने होंगे, n-1, n-1। बामर सीरीज के कितने होंगे, तो बामर सीरीज में यानी n = 2 में वो कहां से आ सकता है, 1 से नहीं आ सकता, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि एमिशन हो रहा है। 1 से 2 तो अब्जॉर्प्शन हो जाएगा, तो 1 से नहीं आ सकता, और 2 से 2 में भी नहीं आ सकता। तो 2 के ऊपर वाले जितने भी लेवल है, 2 के ऊपर कितने लेवल होंगे, तो 2 को माइनस कर दो, तो nth लेवल में है तो 2 n-2, n-2 यानी 3 से भी आ सकता है, 4 से भी आ सकता है, 5 से भी आ सकता है। जैसे राइट नाउ 3 हो गए, 3 में कहां से आ सकता है, 4 से, 5 से, n लेवल से आ सकता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, n-3। इस तरह से सम करते जाओ, n-1, n-2, n-3, n-4, n-5, कब तक करते जाएंगे, जब तक ये वैल्यू 0 ना हो जाए। यानी नंबर ऑफ
स्पेक्ट्रल लाइंस n-1, n-2 एंड सो ऑन अप टू 1। इसको आप रिवर्स ऑर्डर में लिख दो तो इसका समेशन आपको पता है। आई थिंक इस सीरीज का समेशन आप सबको पता है, 1+2 अप टू n। इसका फॉर्मूला होता है n+1/2, लेकिन ये 1 से लेके n तक, और हमारे केस में 1 से लेके n नहीं है, 1 से लेके n-1 है। तो यहाँ पर ये जो n है हमारा क्या हो जाएगा, n-1। तो इसका समेशन क्या होगा, इस n की जगह n-1 और यहाँ पर n-1 रखेंगे तो n रह जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा n। चलो अभी ऐसे -1 इंटू n डिवाइडेड बाय, जनरली ऐसे बोलते हैं n-1। ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हो गई। कब, जब इलेक्ट्रॉन किसी nth लेवल में है और कहां तक आ रहा है, ग्राउंड लेवल तक। nth लेवल में है और कहां पर आ रहा है, ग्राउंड लेवल में, तो ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हो जाएगी इसके लिए। बहुत आसान है कैलकुलेट करना। अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड लेवल में है, 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 कितनी हो गई, 3 लाइंस। चेक भी कर सकते हो, थर्ड में है तो थर्ड से 1 में 1 लाइन, थर्ड से 2 में और 2 से 1 में 3 लाइन, राइट। फोर्थ में 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 2 तो 12 डिवाइड बाय 2 6, यानी फोर्थ में है तो टोटल कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस दिखेगी, 6। टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस मतलब 6 डिफरेंट वेवलेंथ वाले फोटॉन्स एमिट होंगे। अगर फिफ्थ में है तो 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 10 डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस दिखेगी। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस हमें दिखेगी, वो हम यहां से काउंट कर सकते हैं। हाँ, इसी में अब क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन किसी हायर लेवल में है और मान लो वो ग्राउंड तक नहीं आ रहा है, हायर लेवल में है और वो जैसे फिफ्थ में है और वो थर्ड तक ही आ रहा है, उसके नीचे तो आ ही नहीं रहा है, फिर क्या करें। तो यहां पर आप इस n को ऐसे भी सोच सकते हो, ये थोड़ा ज्यादा अच्छा तरीका है। n को आप ऐसे सोचो कि कितने एनर्जी लेवल्स इन्वॉल्व हैं, यानी n यहां पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स इन्वॉल्व। दोनों के हमेशा यूज कर सकते हो, दोनों केसेस में, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड तक आ रहा है तब भी ये डेफिनेशन यूज कर सकते हो, और इलेक्ट्रॉन ग्राउंड तक नहीं कहीं बीच तक आ रहा है तब भी आप ये यूज कर सकते हो। जैसे ग्राउंड तक आ रहा है, पहले वो समझा देता हूं। ग्राउंड तक आ रहा है, जैसे अभी n से यहां आ रहा था, कितने लेवल्स इन्वॉल्व हुए, 1 2 3 4 5। तो ग्राउंड तक आ रहा है तो जो हाईएस्ट लेवल है वही n की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन अगर वो थर्ड तक आ रहा है, फिफ्थ से थर्ड तक आ रहा है, तो कितने लेवल्स इन्वॉल्व होंगे, फिफ्थ फोर्थ और थर्ड। फिफ्थ से ग्राउंड तक आ रहा है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिफ्थ फोर्थ 1 2 3 4 5। फिफ्थ से सेकंड तक आ रहा है तो कितने लेवल्स इन्वॉल्व होंगे, 5 4 3 2। हाँ, डायरेक्ट इसको माइनस नहीं करोगे, फिफ्थ से सेकंड तक आ रहा तो 3 लेवल इन्वॉल्व नहीं है, ऐसा नहीं 5 - 2। फिफ्थ से अगर सेकंड पे आ रहा है तो नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स इन्वॉल्व जो होंगे, अगर आप 5 - 2 करते हो तो +1 करना, क्यों, 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग करना, 5 4 3 2। तो n इज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स इन्वॉल्व। 5 से 2 तक आ रहा है, कितने लेवल्स इन्वॉल्व हुए, ऐसे काउंट करोगे, 5 4 3 2। 4 लेवल्स इन्वॉल्व हुए, 4 × 3 डिवाइडेड बाय 2। तो n इज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स इन्वॉल्व। तो कुछ बुक्स में क्या होता है, अलग अलग फॉर्मूले दिखाई देते हैं, 2 फॉर्मूले लिखते हैं कि ग्राउंड तक आ रहा है तो फॉर्मूला अलग, और कहीं मिड तक आ रहा है तो फॉर्मूला अलग। मैंने नहीं लिखवाया है, एक ही फॉर्मूला लिखवाया है ये। और मैं आपको बता दूं, आगे जब PNC अगर पढ़ चुके हो या पढ़ोगे तो ये कुछ नहीं होता, ये दिस इज समथिंग NC2 यही होता है। इसी को आप बोलते हो NC2। कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, कोई भी 2 एनर्जी लेवल का कॉम्बिनेशन एक फोटोन एमिट करेगा तो वो यूनिक होना चाहिए, तो वो एक फोटोन एमिट करेगा। तो NC2 से भी यही आंसर आ जाता है, वेयर n इज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स इन्वॉल्व। बड़े सिंपल से क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ खास नहीं। हाँ, लेकिन क्वेश्चंस को थोड़ा ट्विस्ट करना हो तो एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता कि बताओ, लेट क्वेश्चन ही मान लो कि इलेक्ट्रॉन इज इन n = 6,
तो नंबर ऑफ टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस, यस आंसर। अब भाई हम यही मानेंगे कि 6 में ग्राउंड तक आ रहा है, तो 6 × 5 डिवाइड बाई 2 50। हाँ, लेकिन इसमें ये पूछा जाए नंबर ऑफ लाइमन सीरीज लाइंस, तो लाइमन सीरीज की कितनी होगी n-1 5। बामर सीरीज की कितनी होगी, बामर लाइंस n-2 4। ये भी कर सकते हो, ऐसे भी लिखते जाओगे तब भी आ जाएगा, ठीक है। बट इसमें एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, चलो वो पूछता हूं। An electron is present in 7th energy level. Find number of spectral lines total number of spectral lines if electrons return to ground state, if electrons return to ground state without emitting any photon of Paschen series, without emitting any photon of Paschen series. n = 7th में है, ग्राउंड पे वापस आ रहा है, टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस आपको बतानी है, लेकिन कंडीशन एक दे रखी कि पास्चन सीरीज की कोई भी लाइन ऑब्जर्व नहीं हुई विदाउट एमिटिंग एनी लाइन इन पास्चन सीरीज। पास्चन मतलब n = 3, तो क्या कहते हो पास्चन सीरीज की कितनी लाइंस होती है, 7 - 3 4 पास्चन सीरीज की लाइंस। सेवन माइनस 3 4 और टोटल कैसे निकालेंगे, अगर टोटल सब कुछ होता तो 7 - 6 डिवाइडेड बाई 2 21, तो क्या 17 नहीं, 17 आंसर नहीं। क्यों नहीं है, तो फिर आंसर क्या होगा, यस 15। कैसे 15 क्यों, 15 इसलिए कि अगर इलेक्ट्रॉन n = 3 में आ नहीं रहा है तो n = 3 से कहीं जाएगा भी तो नहीं, जब 3 में आ ही नहीं रहा तो 3 से आने वाली और 3 से जाने वाली दोनों लाइंस को माइनस करना होगा। तो 3 तक आने वाली कितनी लाइंस थी, 4, और 3 से जाने वाली 3 से 1 और 3 से 2 2, यानी 4 और 2 6 कम होगी, 6 कम होगी तो 15 आंसर।
इसको दूसरे तरीके से सोच सकते हो, आप इस एनर्जी लेवल को ही गायब कर दो। जब 3 में आ ही रहा तो ये मानो 3 तो है ही नहीं, वहां पर 3 तो है ही नहीं वहां से, तो अब एनर्जी लेवल 7 नहीं बचे आपके पास, एनर्जी लेवल ही कितने बचे, 6 बचे, एनर्जी लेवल्स ही 6 बचे, तो 6 × 5 डिवाइड बाय 2, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स इन्वॉल्व। थर्ड तो इन्वॉल्व ही नहीं है, टोटल 7 थे उसमें से थर्ड इन्वॉल्व ही नहीं है, तो 6 बचे, 6 × 5 डिवाइड बाय 2, 15। आंसर इज 15। क्लियर? ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। लिखिए, एक और क्वेश्चन लिखिए। "51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी, 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी is supplied to helium plus ion in ground state। मतलब हीलियम प्लस में इलेक्ट्रॉन किस जगह पर, ग्राउंड स्टेट में। टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन, फाइंड the maximum number of lines emitted when electrons jump back to ground state। कुछ नहीं, यहां पर क्वेश्चन में एक स्टेप बढ़ा दी। पहले डायरेक्ट गिवन होता था कि इलेक्ट्रॉन 4th में है या 5th में है या 6th में है, यहां पर अब नहीं गिवन है। तो अब आपको पहले तो ये देखना होगा कि अगर हीलियम प्लस के ग्राउंड स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन है और उसको हम 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे रहे हैं, तो वो कहां जाएगा। पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एक्साइटेड लेवल क्या होगा, और फिर वापस से काउंट करना होगा। अगर वो 5th में जा रहा है तो टोटल कितनी लाइंस एमिट कर सकता है, 6th में जा रहा है तो कितनी होगी, 4th में जा रहा है तो कितनी होगी, ये हमें देखना होगा। तो फॉर्मूला वही 13.6 Z² 4 1 ग्राउंड से जा रहा है, 1 किस लेवल में जाएगा वो देखना है, तो N2², और हमने कितनी एनर्जी दी, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस, इसको सॉल्व करना होगा आपको N के लिए, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया हाइड्रोजन और हीलियम के लिए थोड़े डेटा याद हो तो आसान रहेगा आपके लिए। वैसे भी कर सकते हो, वैसे यहां से सॉल्व करोगे तो N2 की वैल्यू आएगी 4। डायरेक्ट थोड़े डेटा याद हो तो ये कैलकुलेशन आप कम कर सकते हो। हाइड्रोजन के ग्राउंड लेवल की एनर्जी 54.4, ये तो याद ही। हमें कितना दे रखा है, 51, डिफरेंस कितने का, 3.4। थोड़ा सा रिकॉल करें तो हाइड्रोजन के जब फर्स्ट से सेकंड का डिफरेंस भी निकालोगे तो वो भी 3.4, यानी ये डेटा थोड़ा स्ट्राइक करना चाहिए। ऐसा नहीं एग्जैक्टली याद नहीं हो, लेकिन थोड़ा क्लिक करना यार, 3.4 तो कहीं देखा हुआ है। हाइड्रोजन के फर्स्ट और सेकंड लेवल की एनर्जी का डिफरेंस यही है। तो हीलियम के लिए अगर मैं बात करूं, हीलियम के लिए अगर हम बात करें तो ये -15.4, 54.4, ये 13.6,
और ये माइनस सॉरी हीलियम की बात कर रहा हूं मैं। तो हीलियम के 4th लेवल की एनर्जी जो है, हीलियम के 4th लेवल की एनर्जी ये -3.4 होती है और ये -54.4 है, तो दोनों का एनर्जी का डिफरेंस कितना हो जाएगा 50। तरीका बता रहा हूं, प्रैक्टिस करोगे तब थोड़ा सा समझ में आएगा। तो 51 का ही हमने इलेक्ट्रॉन फोटोन दिया है, 54.4 और 3.14 इन दोनों का डिफरेंस भी 51 है, तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से किस में जाएगा 4th लेवल में, तो N2 की वैल्यू 4। ये भी तरीका यूज कर सकते हो, ये भी तरीका यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी अल्टीमेटली स्क्वायर रूट और ये तो निकालना ही होगा। तो n=4, अब वापस से ग्राउंड में आएगा, 4 से ग्राउंड में आ रहा तो कितनी लाइंस एमिट करेगा, तो लाइंस कितनी हो जाएगी, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। In a sample of hydrogen atoms, electrons are present in excited level. Electrons are present in excited level, having angular momentum having angular momentum 8.44 into 10 raised to power -34 joule second. Find the number of spectral lines. Find the number of spectral lines produced in UV range. In UV range, when electrons jump back to ground state. When electrons jump back to ground state, ये एंगुलर मोमेंटम दे रखा आपको mvr, जो कि क्या होता है NH/2π, which is 8.44 into 10⁻⁴। यानी कुल मिला के यहाँ पर भी कुछ नहीं, आपको वैसे n निकालना है। अलग अलग तरह से आपको पहले n निकालना है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में अलग तरह से निकालना था, यहाँ पर अलग तरह से निकालना। h की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता है, n के लिए सॉल्व करना है, कैलकुलेशन है फिर से। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन सोच सकते हो कैसे सिंप्लीफाई करें। 2 into 3.14 8.44 into 10⁻⁻34। अब यहाँ पर एक चीज बहुत क्लियर है, जैसे आयन की वैल्यू तो 1 2 3 5 6 7 8 है। अब 4 से 5 अगर आंसर होता है तो परसेंटेज वाइज डिफरेंस अच्छा खासा होता है। अगर आप किसी वैल्यू को 2-3% कम कर दो तो उससे आंसर 5 से 4 नहीं हो जाएगा, क्योंकि 5 से 4 में 20% कम हो रहा है, राइट। तो अगर हमें कैलकुलेशन को आसान करना है तो हम कुछ अप्रोक्सीमेशंस कर सकते हैं। जैसे मैं इसका तरीका बताता हूँ, इसको ऐसे देखना, यहाँ 8.44 है या 3.14 है, यहाँ पर 8.44। अगर मैं इसको 8 लिखता हूं तो वैल्यू को कितना कम किया मैंने, 8 वैल्यू थी 8.44 समथिंग। इसको यूं देखा जाए तो
0.84 जो है इसका 10% हुआ, 0.84 10% हुआ, और 0.42 इसका कितना हुआ, 0.42 इसका कितना हुआ 5%। तो अगर मैं इसको 8 मान लेता हूं तो मैंने इस साइड 5% कम कर दिया, यानी मेरा n की वैल्यू भी 5% कम हो जाएगी। ये 3.14 भी उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। अब 3 का 10% कितना होता है, 0.3 के आसपास, 0.3 के आसपास, 5% 0.15 के आसपास, इसको भी 3 मान लेते, ये भी उधर जाके तो ये भी 5% कम, ये भी 5% कम, ठीक है, दो 2 को एग्जिट इज लेके। अब 6.62 6.62 को अगर हम 5% कम करें तो 6.6 का 5% कितना हो गया, 0.33 के आसपास, यानी ये कुछ आ जाएगा 6.3 के आसपास। फिर 5% मैंने कम किया तो वो 0.3 फिर कम हो जाएगा, तो ये वैल्यू भी किसके आसपास आ जाएगी, यानी 2 बार 5% कम करने पर ये 6 के आसपास है। ये सोचना होगा, आपको लग रहा होगा सर ये तो बड़ा मुश्किल है, इससे अच्छा तो प्रैक्टिस करने से आएगा, ऐसा नहीं आएगा, ये प्रैक्टिस करने से आएगा। और खासकर अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और ऑप्शंस थोड़े दूर दूर है तो इससे काफी हेल्प मिलती है, बट आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। आप डायरेक्ट एग्जाम में जाके सोचो कि इस तरह से करने तो वो नहीं होगा, शीट सॉल्व करते हुए आपको ये यूज करना होगा तरीका। आप अपने आप को पहले चेक करिए कि आपकी थिंकिंग सही है या नहीं, वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त देखनी होगी। एग्जैक्ट करो, आपके तरीके यूज करो, ये आपको कोई सिखा नहीं सकता है, ये आपको खुद सीखना पड़ेगा, आपको खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा इस तरह की कैलकुलेशंस को लेके, वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली डेवलप होगी। जैसे आप चलना अपने आप सीख जाते हैं, धीरे धीरे सीख जाते हो आप, थोड़ा सपोर्ट, बैठना जब छोटे होते हैं, कोई आपको, आप लेटे हुए और कोई आपको कहे देखो ऐसे चलते हैं, पैर को ऐसे रखते हैं, कितना भी सिखा दे नहीं सीखोगे, आप खुद चलोगे तभी सीखते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी वही चीज आएगी। तो ये मेनली क्वेश्चन ही मैंने कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आपको मैं बता दूं, ज्यादातर जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ना वो ज्यादातर कैलकुलेशन से ओरिएंटेड ही है। अभी और भी करवाऊंगा एक दो जिसमें हम कैसे कैलकुलेशन कम कर सकते हैं वो बताऊंगा, बट वो थिंकिंग है, वो प्रोसेस है, वो सडनली नहीं होगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। वो आप जब शीट सॉल्व करो तब आप सोचो यार किसको कितना कम करें, यानी वैल्यूज को नियर बाई इंटीग्रल में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। सोचो इसको 5% बढ़ा दिया, इसको 3% बढ़ा दिया, इसको 2%, किसी को 5% बढ़ा रहे हो, किसी को 5% कम कर लो, बात वही रह जाएगी। लेफ्ट साइड में 5% बढ़ा दिया, राइट साइड में भी 5% बढ़ा दिया, लेफ्ट साइड में 5% कम कर दिया, राइट साइड में भी कम कर दिया, ठीक है, उससे हो सकता है। तो इस तरह से आप अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, और कोई जरूरी नहीं एग्जैक्टली दोनों तरफ 3% करो, कहीं 3 कर दिया, कहीं 4 कर दिया। और मान लो ऐसा हो सकता था कि मैंने इसको 5% कम किया, यहाँ पर 5% ही कम हो, तो मुझे पता है कि इधर 2 बार 5% बढ़ा है, इधर 1 बार बढ़ा है, तो मेरा आंसर जो आएगा वो एग्जैक्ट आंसर से 5% ज्यादा आएगा। फाइनल आंसर निकाल के मैं देखूंगा कि इसको फिर 5% कम कर दूं, हो जाएगा। लिखिए, एक और क्वेश्चन लिखिए। खैर इसमें कैलकुलेशन ही, एक सिंपल सा क्वेश्चन बीच में चेंज करने के लिए दे देता हूं। एन इलेक्ट्रॉन्स in a sample of hydrogen atoms, electrons emit two different photons of wavelength lambda 1 and lambda 2. When it reaches to ground state from an excited state, find the wavelength of photon emitted
लेमडा 3 लिख देना, इसको हम कह रहे हैं लेमडा 3। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड लेमडा 3 when electrons jump directly to ground state from given excited state. तीन ही ऑप्शन। यस, आंसर इज सी। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, कहां पर है नहीं पता। मान लो ये लेमडा 1, ये लेमडा 2, तो इसकी एनर्जी की मैं बात करूं तो ये E1 ये E2 ले लें। अब सीधी सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां डायरेक्ट जंप कर रहा है तो टोटल जो एनर्जी का चेंज आएगा वो तो सिंपली E1 प्लस E2 आएगा। तो अगर हम यहां पर एनर्जी लेते हैं E3, तो E3 मस्ट बी इक्वल टू E1 प्लस E2। और अब इसको लिख दो SC अपॉन लेमडा 3, SC अपॉन लेमडा 1, SC अपॉन। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो। In a hydrogen-like atom, so be careful, कोई जरूरी नहीं हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन भी हो सकता है, हीलियम प्लस भी हो सकता है, लिथियम प्लस 2 भी हो सकता है। Electrons jump from a higher level to lower level, ब्रैकेट में लिख दीजिए, not necessarily ground level, higher level to lower level, not necessarily ground level, यानी lower level ground level हो, ये कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है। emitting 6 different photons, full stop। If energy of lowest level involved is minus 0.85, and
हाईएस्ट लेवल इन्वॉल्व इज -0.54, बढ़ रही है। ये हाईएस्ट की है, लोवेस्ट की है, एनर्जी बढ़ रही है। तो आपको लोवेस्ट और हाईएस्ट लेवल की एनर्जी दे रखी है कि उनकी एनर्जीज कितनी है। फाइंड ए पार्ट atomic number of hydrogen like atom, atomic number of hydrogen like atom. B part n of lowest and highest energy level. आगे चल के इस n को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोल देते हैं। अभी तक तो ये वर्ड नहीं आया, बट हाँ n, इसीलिए मैंने n लिखवाया है, बट आप सब फेमिलियर हो इससे। n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हो। तो n ऑफ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट एनर्जी लेवल। ठीक है, चलिए करते हैं। एक तरीका तो ये, अब पहले तो ये पता करो कि हाँ कितने एनर्जी लेवल्स इन्वॉल्व है। तो ये क्लियर हो गया। 6 अगर स्पेक्ट्रल लाइंस दिख रही है तो एनर्जी लेवल जो इन्वॉल्व होंगे 6 स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए 4 होंगे। अब सिंस ग्राउंड लेवल की कोई गारंटी नहीं, तो हम मान लेते हैं ये n है। टोटल 4 लेवल्स इन्वॉल्व होंगे, तो n+1, n+2 और n+3, ये 4 लेवल्स हैं। लोवेस्ट एंड हाईएस्ट n+3। 6 स्पेक्ट्रल लाइंस तो तभी दिखेगी जिसमें से हमें इसकी एनर्जी दे रही थी -0.5, -0.85 और इसकी -0.54। इक्वेशंस बना सकते हैं। -0.85 -13.6, सिंस हमें नहीं पता कि एटम कौन सा है, Z² -0.54 13.6 Z² n+3 का n+4 नहीं n+3, यहाँ मिस्टेक हो सकती है। कह सकता हूँ 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, सॉल्व करो। रेशियो ले लो, फिर स्क्वायर रूट ले लो। रेशियो लेते z कट जाएगा प्लीज, फिर स्क्वायर रूट ले लो, फिर सॉल्व कर दो। सिंपलेस्ट वन n1 और n आ गया तो एनर्जी लेवल्स भी आ गए, बट कैलकुलेशन है। अब इसको कम कैसे किया जा सकता है, फिर से मेरा वही तरीका। सोचो, ये तो एनर्जी जो थी हाइड्रोजन में भी थी, इसी तरह के डेटा थे। हाइड्रोजन का फर्स्ट -13.6, सेकेंड -3.4, थर्ड -1.51, फोर्थ की एनर्जी जो थी वो -0.85 थी और फिफ्थ की एनर्जी जो थी -0.5। यानी हाइड्रोजन के लिए अगर हम सोचें
तो हाइड्रोजन के लिए ये 4th और 5th लेवल की एनर्जी है, 4th और 5th। तो अगर हम ये मान लें कि हाइड्रोजन एटम ही है, सपोज क्योंकि Z तो नहीं पता, तो अगर हम हाइड्रोजन मान ले तो एनर्जी लेवल्स तो कौन से होंगे, 4 और 5, लेकिन 5 से 4 तक आते आते 6 लाइंस तो नहीं दिखेगी, तो इसलिए हाइड्रोजन नहीं हो सकता। तो फिर दूसरा ऑप्शन आता है हीलियम प्लस मान ले। अब हीलियम प्लस में क्या ये एनर्जी होगी, यस। हाइड्रोजन में अगर 4 और 5 की ये एनर्जी है तो हीलियम प्लस में क्या होगी, Z 2 टाइम्स हो गया, तो 8 और 10। ये हाइड्रोजन की, ये हीलियम 10 हो रही, यानी अगर हीलियम प्लस मान लेते हैं तो 10 से 8 में आ रहा है। 10 से 8 में कितने लेवल्स इन्वॉल्व हुए, 3, 10, 9 और 8, 6 लाइंस नहीं दिखेगी, 6 लाइंस नहीं दिखेगी। तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, लिथियम प्लस 2। Z यहां से कितने टाइम्स बढ़ा, 3 टाइम्स, 15, 3 टाइम्स 12, यानी लिथियम प्लस 2 में 12 और 15 की एनर्जी यही होगी, 12 और 15 की एनर्जी यही होगी। और यहां पर अब कितने एनर्जी लेवल्स इन्वॉल्व है, 12, 13, 14, 15, 4 लेवल्स इन्वॉल्व है, तो 6 लाइंस दिख जाएंगी। लिथियम प्लस 2 में 6 लाइंस भी दिखेगी और एनर्जी भी यही है, तो आंसर इज लिथियम प्लस 2, Z इक्वल्स टू 3 and 1, 12। यही अगर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस 3 ही गिवन होता, अगर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस 3 ही गिवन होता तो आंसर ही होता। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अगर 3 गिवन होती आंसर हीलियम हो जाता, 6 गिवन है तो ये हो जाती, और गिवन है तो अगर मान लो ये, अगर मैं मान लूं उसके बाद क्या आता, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम प्लस 3, तो 4 से 60 और 20, 5 लेवल्स में एनर्जी लाइंस 10। अगर 10 लाइंस होती तो उस तरह से। ठीक है, तो दोनों तरीके कैलकुलेशन कम करके भी आप देख सकते हैं। अच्छा, यहीं पर अब एक क्वेश्चन और पुटअप कर रहा हूं। जैसे अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं n इक्वल्स टू 3 में है, n इक्वल्स टू 3 में है, तो हम कहते हैं कितनी लाइंस दिखेगी, कितनी लाइंस दिखेगी अगर n इक्वल्स टू 3 में है, तो 3 लाइंस दिखेगी। कौन कौन सी, 3 से 1, 3 से 2 और 2 से। बट सोचो अगर एक ही एटम अगर कहाँ है, एक ही एटम है, सपोज करिए हमारे पास एक ही एटम है जो जिसमें इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 3 में है और वो ग्राउंड लेवल में आ रहा है, तो क्या हमें ये तीनों लाइंस दिख जाएगी? नहीं, अगर एक ही एटम से तो तीनों लाइन तो नहीं दिख सकती। कितनी दिख सकती? 2 दिख सकती, कि वो एक इलेक्ट्रॉन जो है उस एटम में 3 से 2 में आया, 2 से 1 में आया। लेकिन अगर हमें तीनों लाइंस देखनी है तो मिनिमम कितने एटम्स होने चाहिए? तो एक एटम तो इस लाइन के लिए पूरा चला जाएगा, 3 से 1 काम खत्म उसका, और एक एटम इसके लिए चाहिए। यानी अगर आपको ये तीनों लाइंस देखनी है तो 2 एटम्स तो होने ही चाहिए मिनिमम मैं बोल रहा हूं। हो सकता है दोनों में इलेक्ट्रॉन 2 से 1, 3 से 1 में आ जाए तो अलग बात है, बट मिनिमम 2 तो चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। अगर 2 एटम से तो पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, यहां पर तो 3 लाइंस थी तो बहुत आसानी से एक एटम इसके लिए और एक एटम इनके लिए, क्योंकि जो 3 से 2 में आएगा वही 2 से 1 में आ जाएगा। तो 2 एटम हमारे पास है तो हम ये 3 लाइंस ऑब्जर्व कर सकते हैं। यानी मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स required to observe all 3 lines
ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 4 में हुआ तो यानी यहां पर अब कितनी लाइंस दिखती, 6, पता ही सबको। अगर ये 6 लाइंस हमें देखनी है तो यहां पर मिनिमम कितने एटम्स चाहिए वो आपको बताना। अगर 6 लाइंस हमें देखनी तो मिनिमम कितने एटम्स चाहिए मुझे, वो अब आपको बताना है। सिक्स लाइंस कौन कौन सी होती है वो मैं बना देता हूं। ये 6 लाइंस होती है, इसमें मिनिमम कितने एटम्स चाहिए। चलिए सोचते हैं कितनी, एक एटम तो इसी में चला जाएगा 4 से 1 में, एक एटम तो इसी में गया, ठीक है। दूसरा एटम 4 से 2 और 2 से 1, इसमें एक और एटम चलाएंगे। फिर एक और एटम इससे और फिर यहां से यहां जंप करते हैं, एक एटम इसमें चला गया। लेकिन अभी तो कितनी लाइंस हुई है, 1 2 3 4 5, अभी भी एक लाइन मिसिंग है, अभी भी एक लाइन मिसिंग है। कौन सी, ये वाली। और बड़ा सिंपल था, देखो इसके लिए एक एटम चाहिए, इसके लिए एक एटम चाहिए, क्योंकि ये दोनों लाइंस एक ही एटम से नहीं आ सकती, ये दोनों लाइंस एक ही एटम से नहीं आ सकती, तो इसके लिए एक अलग, इसके लिए एक अलग और एक इसके लिए चाहिए। हाँ, अब इसमें कुछ लाइंस रिपीट हो जाएगी, ये यहाँ यहाँ ये पहले भी आ चुकी है, लेकिन इसके लिए तो एक एटम अलग से चाहिए ही चाहिए आपको। तो टोटल कितनी हो जाएगी, आसान नहीं, सोचना पड़ता है। चलिए अब आपको बताना है, तो 4 तक तो मैंने कर दिया, 5 के लिए आपको बताना, यहाँ पर 4 एटम्स चाहिए। अब आपको n इक्वल्स टू 5, n इक्वल्स टू 6 के लिए आपको बताना, इलेक्ट्रॉन अगर n इक्वल्स टू 5 में है और सारी 10 लाइंस ऑब्जर्व करनी है तो कितने एटम्स चाहिए, 6 में है और सारी 15 लाइंस ऑब्जर्व करनी तो कितना, ये तो n इक्वल्स टू 5 और n इक्वल्स टू 6 में मिनिमम कितने एटम्स चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स रिक्वायर्ड, ये आपको बताना है। ठीक है, मैं बताऊंगा बट नेक्स्ट क्लास में। आप कोशिश करो, आंसर्स आप ग्रुप पे डालोगे आंसर्स क्या आ रहा है, फिर मैं नेक्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1-2 क्वेश्चंस होते हैं यहाँ वो करते हैं। एप्लीकेशन ही है बोहर मॉडल का, और कुछ नहीं है। मोस्टली शीट में क्वेश्चन भी बोहर मॉडल पे ही है, क्योंकि इसी पर न्यूमेरिकल्स बनते हैं। रदरफोर्ड मॉडल पे कोई क्वेश्चन नहीं बनते, बोहर मॉडल पे ही बनेंगे। और आगे जो श्रोडिंगर इक्वेशन डिस्कस करेंगे उस पर भी कोई न्यूमेरिकल नहीं होंगे। तो न्यूमेरिकल्स चैप्टर में जितने भी वो सब बोहर मॉडल पर ही होते हैं। अब यहाँ पर ये जो बोहर मॉडल था, बोहर मॉडल में हमने जो फॉर्मूले डिराइव किए हैं, रेडियस, वेलोसिटी, टोटल एनर्जी के, अब क्या होता है इनमें भी हम चेंजेस कर सकते हैं। जैसे इसको पहले ऐसे समझते हैं कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, जिसमें हम क्या मानते हैं कि सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, सन के अराउंड प्लैनेट्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं।
जैसे एटम में इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो जो सोलर सिस्टम है वो भी इसी तरह से। हमारा डिफरेंस क्या है, सोलर सिस्टम में जो फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और यहाँ पर जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो वहां ग्रेविटेशनल है, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसी तरह से होता है। मैं डायरेक्ट फोर्स का फॉर्मूला लिख रहा हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला G(m1m2)/r²। और ये हमेशा अट्रैक्शन का ही होगा, तो यहां से मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम, केवल यहां से मैग्नीट्यूड आ रहा है बट वो अट्रैक्शन का ही होता है। और यहीं पर एक और टर्म होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन ये कौन सी, ग्रेविटेशनल। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये स्मॉल एम कैपिटल एम भी लिख सकते हो, m1m2/r। इसमें हमेशा ही माइनस साइन आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। सिमिलर चार्ज है तो प्लस होती है, अपोजिट चार्ज है तो माइनस होती है। बट ग्रेविटेशनल फोर्स तो कभी रिपल्शन का होता ही नहीं, इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा माइनस होती है, -BmM/r। जहां पर m1 m2 मास है, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। g इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जैसे k था, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, g है, जिसकी वैल्यू भी निकाली जा सकती है। हाँ, लेकिन ये मैं बता दूं, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। मास अगर बहुत ज्यादा होता तो इसका इफेक्ट आता है। जैसे अर्थ का है, अर्थ का मास ज्यादा, इसीलिए अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स अच्छा है। बट एक छोटा सा पत्थर रखा हुआ तो आप उसकी ओर नहीं खींचे जाओगे, नहीं खींचे हुए जाओगे। लेकिन अर्थ आपको खींचती है, अर्थ आपको खींचती है, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स अच्छा खासा है। सन और अर्थ के बीच में भी अच्छा खासा ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्यों? क्योंकि इनका मास जो है वो बहुत ज्यादा होता है, मास बहुत ज्यादा होता है। अब यहाँ पर, अब जैसे इलेक्ट्रॉन्स में तो बोहर ने कह दिया कि ऑर्बिट्स होंगे, उनकी रेडियस इतनी होगी, उनकी स्पीड इतनी होगी, ये बोहर ने कैलकुलेट करके बताया। लेकिन प्लैनेट्स के केस में ऐसा हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं कि प्लैनेट्स इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन कह सकते हो कि हम हाइपोथेटिकली कुछ इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम बोहर मॉडल को सोलर सिस्टम पर इंपोज करते हैं, बोहर मॉडल को सोलर सिस्टम पर इंपोज करते हैं और ये मानते हुए कि सोलर सिस्टम में केवल सन और अर्थ है, भूल जाओ बाकी प्लैनेट्स को, तो अर्थ कौन कौन सी रेडियस पर रिवॉल्व कर सकती है, कौन कौन सी रेडियस पर रिवॉल्व कर सकती है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। हाँ, लेकिन अब उसके लिए बोहर मॉडल में तो हमने क्या कर दिया, बोहर्स क्वांटाइजेशन रूल फॉलो कर लिया, तो ये मानते हुए कि वहां पर भी हम क्वांटाइजेशन रूल लगा रहे हैं। तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, करके देखते हैं। लिखिए, पहले लैंग्वेज लिखिए। Assuming Bohr's quantization of angular momentum is applicable to our solar system, considering only one planet, that is Earth, considering only one planet, that is Earth, in our solar system, find expression for the radius, velocity, and total energy,
आंसर आपको M1 M2 G इन्हीं की टर्म्स में फाइंड आउट करने हैं, इन्हीं की टर्म्स में आपको आंसर फाइंड आउट करने हैं। ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। और मान लेते M1 मास ऑफ सन, M2 इज मास ऑफ अर्थ। तो यहां पर M1 VR इक्वल्स टू NH/2πr। जैसे इलेक्ट्रॉन के केस में इलेक्ट्रॉन का मास आता है, सॉरी M2, इलेक्ट्रॉन के केस में इलेक्ट्रॉन का मास आता है, तो यहां पर मास किसका आ गया, अर्थ का। ज्यादातर बुक्स में काम करते हैं, थोड़ा नोटेशन आपको हो सकता है, इसको कैपिटल M और इसको स्मॉल m ले लेते हैं, ये ज्यादा अच्छा दिखेगा। आप उसके अकॉर्डिंग इनमें भी चेंजेस कर सकते हो। तो एक इक्वेशन तो ये होगी, दूसरी इक्वेशन क्या होगी, जो एंगुलर सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल मास ऑफ अर्थ v²/r इक्वल्स टू G m सन का मास स्मॉल m, सेंट्रीपिटल फोर्स किससे मिलेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स से, Gm1/r²। दो इक्वेशन फिर से बन गई, सॉल्व कर सकते हो। तरीका अभी भी हो जाएगा, v की वैल्यू यहां से उठा के यहां पुट कर दो, mr, v की वैल्यू m² h² 4π² m² r² Gmm/r² इक्वल्स टू 4π² Gmm²/m²। इसको यहां पुट कर सकते हैं, mv 4π² Gmm² m² h² mh/। उल्टा तो नहीं कर दिया, उल्टा कर दिया। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2π Gm, एक m कैंसिल आउट हो गया, अपॉन, चेक कर लेना थोड़ा, आई थिंक यही टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ mv² माइनस पोटेंशियल एनर्जी Gmm/r। फिर से यहाँ पर ये एक कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा, -12 ऑफ Gmm/r। पुट कर दो r की वैल्यू, उससे आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहां पर कभी कभी क्वेश्चंस जो आते हैं उनमें इन दोनों में से एक ही इंफॉर्मेशन होती है, दोनों नहीं होती है, एक ही इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि एक से हम दूसरा फाइंड आउट कर सकते हैं।
अगर फोर्स पता तो पोटेंशियल एनर्जी पता तो फोर्स। कैसे? फोर्स इक्वल्स टू माइनस डी यू अपॉन डी आर। इसको डी आर को इधर लेके चले जाओ तो इंटीग्रेट भी कर सकते हो। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां पर आपको पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, उससे फोर्स निकाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर भी निकालू, अगर मुझे फोर्स निकालना, पोटेंशियल एनर्जी पता है, ये यू पोटेंशियल एनर्जी है, तो फोर्स कैसे निकालेंगे? माइनस डी बाई डी आर माइनस जी एम अपॉन आर। डिफरेंशिएट करो इसको, 1 अपॉन आर का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस है तो वो रहेगा, तो माइनस जी एम अपॉन आर। ये माइनस साइन, अगर जब आप इस फॉर्मूले से फोर्स निकाल रहे हो और ये माइनस में आ रहा है, इस फॉर्मूले से फोर्स निकाल रहे हो और ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये जो फोर्स है वो अट्रैक्शन का है, ये फोर्स अट्रैक्शन का है, और प्लस में आ रहा तो रिपल्शन का है। हाँ, लेकिन जैसे अगर इस क्वेश्चन में मैं आपको ये नहीं देता हूं, ये देता हूं, तो भी आप फोर्स निकाल सकते हो। फोर्स माइनस में आया, बस ये माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि अट्रैक्शन का फोर्स है। यहाँ पर ऑलरेडी आपने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बनाई है, तो यहाँ प्लस माइनस का साइन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर हमने डायरेक्शंस को कंसिडर कर लिया। तो शीट में से क्वेश्चंस हैं जिसको आप यूज करोगे, माइनस आ जाए, समझ जाओ अट्रैक्शन का। और हमेशा ये जो क्वेश्चन है इसमें फोर्स अट्रैक्शन का ही होगा, तभी वो पॉसिबल है, अदरवाइज तो वो सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व ही नहीं करेगा, तो हमेशा माइनस में आएगा और आपको ये इक्वेशन बनानी है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, वो आप डिराइव करोगे, बेसिकली वहां से ये फोर्स पुट करना है। चाहो तो मोड लगा दो, ये फोर्स निकालना पड़ेगा, यहां से निकाल के यहाँ पुट करो, ये फिक्स है। तो इस तरह के वेरियस क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे बोहर मॉडल पर बेस्ड, उसी का एप्लीकेशन था जो हमने डिस्कस किया। और भी एप्लीकेशंस है बोहर मॉडल के, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी है, वो भी अच्छा खासा, उसमें थॉट जो है वो बोहर मॉडल के इन्वॉल्व होते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट हाँ, ये जितना भी एप्लीकेशन था बोहर मॉडल का वो मैंने बताया। याद रखना, क्वेश्चन दिया हुआ है n इक्वल्स टू 5 और 6 के लिए, अगर सारी स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व करनी है तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए, इसके आंसर्स आप ग्रुप में डालोगे। और अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कोई फॉर्मूला आ गया जिससे आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, तो वो फॉर्मूला के आंसर्स भी आपको ग्रुप्स पर डालना है। ठीक है ना? थैंक यू।